हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आपको लगता है वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे को बनाया? गलत। उन्होंने एक्चुअली अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करके इस कंपनी को खरीदा था, और उस एक गुस्से वाले डिसीजन ने उन्हें ट्रिलियन डॉलर एम्पायर का मालिक बना दिया। सोचो, एक फेलिंग टेक्सटाइल मिल जिसका शेयर सिर्फ 50 रुपये के आसपास होता था, वो कैसे दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज में से एक बनी। और सब कुछ एक धोखे, एक गलत डील और एक गुस्से के कारण शुरू हुआ। आज के वीडियो में हम वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी डिकोड करेंगे जिससे बफेट ने एक डूबती कंपनी को ग्लोबल एम्पायर में बदल दिया। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो ये स्टोरी आपकी सोच हिला देगी। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बर्कशायर हैथवे, जो आज एक डोमिनेंट ग्लोबल कंग्लोमरेट है, एक टाइम पर एक फेलिंग टेक्सटाइल कंपनी थी। 1965 तक बर्कशायर हैथवे एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक पुराना टेक्सटाइल मिल था जहां कपड़े बुनते और सिलते थे। लेकिन फिर कुछ हुआ जो फाइनेंस की दुनिया में कमाल समझा जाता है। इस वीडियो में बर्कशायर हैथवे की स्ट्रैटेजी है और सबसे बड़ी बात वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग के राज हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे एक छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी एक ट्रिलियन कंपनी बन गई, यानी एक फेलिंग टेक्सटाइल से ग्लोबल एम्पायर तक का सफ़र। बर्कशायर हैथवे की शुरुआत हुई थी मैसाचुसेट्स में 1955 में दो पुरानी कॉटन मिल्स के मर्जर से। पहले तो मर्जर के बाद कंपनी के पास 15 प्लांट्स थे, 12,000 जोड़ वर्कर्स, $120 मिलियन का रेवेन्यू, मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी बन गई थी। लेकिन जैसे ही ईयर 1950 खत्म हुआ, अमेरिकन टेक्सटाइल इंडस्ट्री गिरने लगी, काफ़ी प्लांट्स बंद हुए और 1950 के एंड तक 7 लोकेशंस क्लोज कर दिए गए, मैसिव लेऑफ्स के साथ। ये सिग्नल था कि इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही थी। एंड सन 1962 तक बर्कशायर के स्टॉक्स बहुत सस्ते हो गए। एक 7th ग्रेडर बफेट ने भी $7 के प्राइस पर एक शेयर में इन्वेस्ट करना शुरू किया। 1964 में कंपनी के सीईओ सीबेरी स्टैंटन ने 2,25,000 शेयर्स खरीदने का ऑफर दिया, $11 पर शेयर, जो बफेट ने $11 के घोषित डील पर थोड़ा कम पाया। स्टैंटन का ये चिजलिंग बफेट को बहुत चुभ गया। बफेट खुद कहते हैं, स्टैंटन की चालबाजियां देख के मैं गुस्सा हो गया और उनके ऑफर को नज़रअंदाज करके और ज़्यादा शेयर्स खरीदने लगा। इस तरह एक छोटी सी हिल आउट ऑफ प्राइड ने बफेट को कंपनी टेकओवर तक ले गई। वॉरेन बफेट 1965 तक बर्कशायर का कंट्रोल हासिल करके सीईओ बन गए। तब कंपनी को चलाना मजबूरी थी क्योंकि टेक्सटाइल बिजनेस लूजिंग में था। 1985 तक उन्होंने मस्टर्ड की तरह टेक्सटाइल का बिजनेस बंद कर दिया। ये बफेट के लिए बड़ा रेग्रेट था। उन्होंने खुद कहा कि बर्कशायर कंपनी को खरीदना उनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक थी। लेकिन इसी वक्त में उन्होंने एक नई राह देखी, इंश्योरेंस बिजनेस। 1967 में बफेट ने नेशनल इंडेमनिटी खरीदकर बर्कशायर को इंश्योरेंस में डाल दिया। ये स्टेप बहुत ही क्रूशियल था। इंश्योरेंस से एक मैजिक अमाउंट ऑफ फ्लोट मिलने लगा, मतलब वह पैसा जो लोग प्रीमियम्स के रूप में पे करते हैं और क्लेम्स फ्यूचर में करते हैं। वॉरेन बफेट इस फ्लोट को लाइफ ब्लड बोलते हैं। आप सोचिए, अगर इंश्योरेंस कस्टमर्स मिलते जा रहे प्रीमियम वो अभी तक क्लेम के लिए यूज़ नहीं हुआ, तब तक वो पैसा वॉरेन के पोर्टफोलियो को फ्यूल देता है। इस तरह बर्कशायर को एक नया जीवन मिल गया। जो फेलिंग टेक्सटाइल से परेशान था, वो अब फ्लोट नाम के कैश रिजर्वॉयर के साथ मेजर इन्वेस्टमेंट्स कर सकता था। बफेट की सबसे बड़ी डील्स और ग्रोथ। इंश्योरेंस की स्ट्रेंथ के साथ बर्कशायर ने कई बड़ी कंपनीज खरीद लिए। एक मिसाल है गाइको की। ईयर 1976 में जब गाइको का स्टॉक बहुत नीचे चला गया था क्योंकि कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थी, तो बर्कशायर ने उसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट की। उसके बाद 1996 में बफेट ने बाकी का स्टेक ले लिया और गाइको को अपनी सब्सिडियरी बना लिया। सोचो, एक टाइम पर खुद बफेट सन 1951 में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जिसने पहली बार थोड़ा बहुत गाइको स्टॉक बाई करके $2,400 में कन्वर्ट करके $3,600 किया। थोड़े इंटरेस्ट के साथ उसमें इतनी ज़्यादा नहीं कमाया था। पर बर्कशायर ने 1996 में पूरा गाइको $2.3 बिलियन में खरीदा, जिससे इंश्योरेंस में मजबूत फुटहोल्ड मिला। और हाँ, गाइको का फेमस छोटा गेको कैरेक्टर भी बर्कशायर का पार्ट है। एक और आइकॉनिक इन्वेस्टमेंट है कोका कोला में। ईयर 1988 से 1989 के आसपास बफेट ने खास तौर पर कोका कोला के शेयर्स खरीदे। उसने 6.3% स्टेक लिए थे, लगभग 400 मिलियन शेयर्स फॉर $1.3 बिलियन। बफेट ने ये डील इसलिए किया क्योंकि कोक के पास मोहताज ब्रांड थे, लॉयल कस्टमर्स थे और वो कंसिस्टेंट कैश फ्लो बनाते थे। आज उनके पास करीबन 8 से 9% की स्टेक है, जो बहुत सारे साल के डिविडेंड्स दे चुका है। बफेट के पास 2024 तक कोक से अब तक $2 बिलियन से ज़्यादा डिविडेंड्स ही आ चुका है। एक मिसाल, बफेट ने कोका कोला में इन्वेस्ट करने के बाद जो $2 बिलियन की रिटर्न्स कमाए, वो सिर्फ डिविडेंड से आया है। उन्होंने कभी कोक की शेयर प्राइस ऊपर नीचे नहीं देखी, बस बिजनेस की असली कीमत पर ध्यान दिया, जैसे वोटिंग मशीन वर्सेस वेइंग मशीन का मशहूर एनालॉजी कहते हैं। और फिर आया BNSF रेलवे की बिग डील।
BNSF एक बड़ी अमेरिकन फ्रेट रेलरोड थी। सन 2009 में बफेट ने BNSF में 11% स्टेक के लिए $3.2 बिलियन पे किए। फिर 2010 में बर्कशायर ने बाकी का 89% भी बाई कर लिया फॉर अराउंड $26 बिलियन। ये डील बर्कशायर की अब तक की सबसे बड़ी एक्विजिशन थी। इस परचेस से बफेट ने गारंटी किया कि उनकी कंपनी के पास एक एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होगी जो हर इकोनॉमिक साइकिल में ज़रूरी रहेगी, किलोमीटर के हिसाब से गुड्स ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। आज BNSF बर्कशायर के पोर्टफोलियो का क्राउन ज्वेल हैं। इन 3 बड़ी डील्स गाइको, कोका कोला, BNSF के अलावा भी बर्कशायर ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया, जैसे फ्रूट ऑफ द लूम, डेयरी क्वीन, ड्यूरासेल, सीज कैंडीज, क्राफ्ट हाइंस और भी बहुत कुछ। सन 1972 में बर्कशायर ने सीज कैंडीज $25 मिलियन में खरीदी और 2019 तक वो इन्वेस्टमेंट $2 बिलियन से बढ़ गया, मतलब 8000% रिटर्न है। यही बफेट के वैल्यू इन्वेस्टिंग का जादू है, एक छोटी इन्वेस्टमेंट को बड़ी बनाते हैं बिग ड्राइवर ऑफ ग्रोथ। आज बर्कशायर हैथवे फॉर्च्यून 500 में से 5th नंबर की कंपनी है बाय रेवेन्यू और 2024 में पहली बार नॉन टेक $1 ट्रिलियन कंपनी बनी, मार्केट कैप $1 ट्रिलियन क्रॉस किया। मानो ना मानो, 1980 में बर्कशायर की क्लास ए का शेयर प्राइस $275 थे और 2024 में $630,000 तक हो गया है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो नॉलेजेबल आ रहा है और इंटरेस्टिंग लग रहा है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें। बफेट के इन्वेस्ट करने के नियम और फिलॉसफी। अब सवाल ये है, बफेट ने ऐसे रिटर्न कैसे अचीव किया? उनकी फिलॉसफी समझना ज़रूरी है। वैल्यू इन्वेस्टिंग इसका नाम। जैसे बेंजामिन ग्राहम ने सिखाया, बफेट भी अंडरवैल्यूड कंपनीज ढूंढते हैं, मतलब वो कंपनीज जिसका आज का मार्केट प्राइस उसके असली कीमत इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी कम हो। उनके अकॉर्डिंग मार्केट शॉर्ट टर्म में वोटिंग मशीन होता है पर लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन। यानी शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस का सिर्फ मूड दिखता है, लेकिन वक्त के साथ असली फंडामेंटल्स की वैल्यू वजन होकर सामने आती हैं। बफेट कहते हैं कि वो स्टॉक्स को ऐसे देखते हैं जैसे आप बिजनेस में हिस्सा खरीद रहे हो, नॉट जस्ट टिकर सिंबल। उन्होंने खुद बताया, वी आर लुकिंग एट बिजनेसेस एग्जैक्टली लाइक वीड लुक एट देम इफ समबडी केम इन एंड ऑफर्ड अस द एंटायर बिजनेस। मतलब एक स्टॉक खरीदना मतलब कंपनी के एक हिस्से का मालिक बनना। अगर एक दिन वो पूरा बिजनेस बेचने के लिए दिया जाए तो प्राइस सही लग रहा हो, तभी ही वो इन्वेस्ट करेंगे। बफेट एक और प्रिंसिपल मानते हैं, नेवर लूज मनी। उनका रूल नंबर 1 है, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल 1। हर इन्वेस्टमेंट को इतने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से करना कि लॉस ना हो। वो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें वो 100% समझते हैं। वह अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर नहीं निकलते। मतलब अगर आप एक डॉक्टर हो तो मेडिकल कंपनीज समझो। बफेट कहते हैं, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। अगर कोई फील्ड कॉम्प्लेक्स है जैसे टेक और आप समझ ना पाओ तो पास। इसीलिए आज भी बर्कशायर में गूगल या अमेज़न का बड़ा हिस्सा क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हें इंटरनेट बिजनेस पूरी तरह क्लियर नहीं था। उनका फोकस हमेशा क्वालिटी बिजनेसेस पर रहा। ये वो कंपनीज होती है जिनके पास स्ट्रॉन्ग मोड, फेवरेबल इकोनॉमिक्स होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड, पेटेंट्स, नेटवर्क इफेक्ट्स या लो कॉस्ट प्रोडक्शन। बफेट पक्का मोड चाहते हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ बिजनेस विद अ वाइड एंड लॉन्ग लास्टिंग मोट अराउंड इट, सराउंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग अ टेरिफिक इकोनॉमिक कैसल। थिंक कर लो, एक कैसल के अर्द गर्द पानी की खाड़ी हो जो दुश्मनों को रोकता है। ये मोट हो सकता है कोका कोला का वर्ल्ड फेमस ब्रांड, या गूगल का टेक एडवांटेज, या वॉलमार्ट का लो कॉस्ट स्केल। मोट के बिना कंपटीशन मार्केट शेयर निकल लूंगा। इसीलिए बर्कशायर ऐसे बिजनेस पसंद करता है जिनका मोट ड्यूरेबल हो। बाकी बफेट खुद एक बार मजाक में कहते हैं, मोस्ट मोट्स आंट वर्थ अ डैम, यानी सब मोट का काम नहीं करता तो सही मोट की पहचान करनी भी जरूरी है। और सबसे अहम, बफेट स्ट्रिक्टली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। उन्होंने बाय एंड होल्ड को एक्सट्रीम रूप दिया। वो कहते हैं कि अगर आप उस स्टॉक को 10 साल के लिए रखने को तैयार नहीं तो उसे 10 मिनट के लिए मत खरीदना। मतलब सिर्फ शॉर्ट टर्म के चक्कर में मत फंसो। अगर आप एक अच्छा बिजनेस देखते हो जिसमें तेजी आने वाली है तो पीछे मत हटना, थोड़ा और बाय और होल्ड रखो। सन 1991 में उन्होंने कहा, जस्ट कीप बाइंग, अमेरिकन बिजनेस विल डू फाइन ओवर टाइम। इस अप्रोच की वजह से बफेट ने मार्केट क्रैश के दौरान शेयर नहीं बेचा, बल्कि जोकनिक के क्राइसिस में सबसे बड़े स्टॉक्स खरीदे। 2008 में GE, गोल्डमैन सच में इन्वेस्टमेंट की। इन सब नियमों के साथ बफेट सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स चुनते हैं, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, लो डेट, हाई प्रॉफिट मार्जिन्स, रिलायबल मैनेजमेंट। वो स्टॉक्स नहीं ट्रेड करते, बल्कि कंपनीज खरीदते जैसे हम रेस्टोरेंट या दुकान का हिस्सा लेते। उनको कोई मार्केट टाइमिंग द मार्केट में इंटरेस्ट नहीं। वे पेशेंटली अपने कंपनीज के फंडामेंटल्स पे भरोसा रखते हैं। जैसे चार्ली मुंगेर कहते हैं, लुक फॉर मोर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो देन यूर पेइंग फॉर। और बफेट का मशहूर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट, वहाँ जिसे आसान भाषा में समझो, अच्छा इन्वेस्टमेंट ऐसे करो कि अगर थोड़ा खराब हो भी गया तो आपके नुकसान के चांसेस कम हो, जैसे पैसे के साथ सीट बेल्ट लगाना।
काफ़ी सिंपल बात है, मार्केट में प्रॉफिट कमाना है तो बिजनेस खरीदो, ना कि स्टॉक गैम्बलिंग। बफेट कहते हैं, इन्वेस्टर्स थिंक लाइक ओनर्स ऑफ बिजनेसेस। मान लो आप एक शॉप्स के मालिक बन रहे हो, तो आप क्या देखोगे? कि वहाँ रेगुलर कस्टमर्स हैं, सर्विस अच्छी, कंपटीशन से अलग कुछ ऑफर कर रहे हो, ना कि स्टॉक चार्ट का डेली चार्ट देख रहे हो। और सबसे पहले रिस्क मत लो। बफेट मेहनत से सीख के ही इन्वेस्ट करते हैं, परिवार या कभी दूसरे की एडवाइस पे ब्लाइंडली भरोसा नहीं करते। सीखने के लिए कुछ लेसन और पर्सनल फाइनेंस टिप्स। बर्कशायर की कहानी सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं, बल्कि हम सबके लिए काफ़ी कुछ सिखाती हैं। कुछ के लेसन्स हैं जो आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखो। बफी पहले कंपनी को समझो, बिजनेस की कितनी कमाई होगी, प्रॉफिट उतना स्टॉक ढूंढो जो उसमें अंडरवैल्यूड हैं। अपने लिए सोचो, अगर कोई दुकान बेचने के लिए मिली तो उसके पैकेट में कितना माल है। ऐसे ही कंपनी के अकाउंट्स में देखो। फंडामेंटल पे ही इन्वेस्ट करो, ना कि रूमर्स पे। बफेट की तरह थिंकिंग रखो, स्टॉक्स आर पार्ट्स ऑफ रियल बिजनेस। लॉन्ग टर्म सोचो, पैसा आज रखने से आने वाले कल तक बढ़ता है। जितना ज़्यादा समय दोगे, कंपाउंडिंग उतना मजबूत होगा। जैसे छोटा बीज बोएंगे तो वो पेड़ बनेगा। बफेट भी कहते हैं, इन्वेस्टिंग को एक मैराथन माना करो, रेस नहीं। शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन से मत घबराओ। अपनी इन्वेस्टमेंट्स में चिल करो, थोड़ा सोचो। इन द लॉन्ग रन द मार्केट इज अ वेइंग मशीन। मोट वाली कंपनीज चुनो, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिनके पास कंपेटिटिव एडवांटेज हो। चीनी में कोई यूनिक टेस्ट रेसिपी हो, ब्रांड हो, पेटेंट्स हो, या टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो। बफेट ने अपने पोर्टफोलियो में कोक, एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे मोट्स वाली कंपनीज का चुनाव किया और बड़े फायदे किए। मान लो, अगर आप टूथपेस्ट बिजनेस खोल रहे हैं तो फिर ब्रांड और क्वालिटी में अच्छा होना चाहिए ताकि लोग दूसरे सस्ता वर्जन्स ना लेने लगे। इसी तरह अच्छी ब्रांड्स में इन्वेस्ट करो। क्रेडिट कार्ड और कर्ज से बचकर। बफेट कहते हैं, अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड का भाड़ा बर्दाश्त मत करो। अगर आप हर महीने क्रेडिट कार्ड पर 20% इंटरेस्ट दे रहे हो तो वैसे ही पैसा वैसे ही बर्बाद। इसके बजाय वही पैसा इन्वेस्ट करो जहां आपको फ्यूचर में 5 से 10% या ज़्यादा रिटर्न्स मिल सके। जैसा इन्वेस्टोपीडिया कहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने का मकसद ही इंटरेस्ट कमाना है, ना कि लेंडर्स को इंटरेस्ट देना। तो डेट संभालो, इमरजेंसी फंड बनाओ और सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करो जिसे आप अच्छे से समझते हो। रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस, हमारे डेली डिसीजंस में भी ये अप्लाई होगा। बहुत ज़्यादा स्टॉक या स्कीम में पैसे डाल कर लूज करने से बेटर है कि थोड़ा थोड़ा पैसा डालो और सीख कर चलना। बफेट के एक नियम याद रखो, अगर तुम 10 साल के लिए शेयर लेके नहीं बैठ सकते तो 10 मिनट के लिए मत लेना। मतलब सिर्फ क्विक मनी गेम्स ना खेलो। पहले रिसर्च करो, सोचो और फिर थोड़ा शांत दिमाग से डिसीजन लो। हर टाइम रश मत करो, वॉरेन बफेट की तरह डीप ब्रेथ्स लो फिर पाउंस करो। अगर आपको ये फाइनेंशियल लेसन्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताइए आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। बफेट ने फाइनेंस के अलावा लाइफ में भी डिसिप्लिन दिखाया है। उन्होंने पर्सनल लाइफ में सिंप्लिसिटी रखी। अपना घर 300 सीटर स्टेडियम का बस टिकट में रहता है ताकि फाइनेंशियल गोल्स पे ध्यान रहे। हम भी उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। अपने खर्चों पे नियंत्रण रखें, अपने फील्ड की नॉलेज बढ़ाएं, आइसिंग फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग और रेगुलर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स प्लान बना के रखें। एक और उनकी फेमस बात याद रखें, इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट करो। जैसे बुफे बोले, क्रेडिट कार्ड से दूर रहो, वैसे ही अपने करियर में, एजुकेशन या हेल्थ में इन्वेस्ट करो। सब आपके पोर्टफोलियो हैं। आज बर्कशायर हैथवे के सीईओ ग्रेग एबल के हाथ में भी वही फिलॉसफी चल रही है। बफेट ने 2024 तक कंपनी की ग्रोथ 19.8% CAGR के साथ 1965 से 2023 पीरियड में बनाई, S&P के 10.2% के मुकाबले। इन रिटर्न्स ने बताया कि सिंपल वैल्यू प्रिंसिपल्स कितने पावरफुल है। हमारे लिए ये सीख है कि पेशेंस और बेसिक्स से बड़ी कमाई हो सकती है। तैयार हो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू करने के लिए? पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि ऐसे है एंगेजिंग केस स्टडी के नए वीडियोज़ आते रहें। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको बर्कशायर हैथवे या बफेट से क्या सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मिला। अब हम थोड़ा रिलैक्स करके सोच सकते हैं कि कैसे एक फेलिंग कंपनी ने इंपॉर्टेंट डिसीजंस और सही स्ट्रैटेजी से दुनिया बदल दी। बर्कशायर हैथवे दिखता है कि अगर आप फंडामेंटल्स पे ध्यान दो, स्ट्रैटेजी से खेलो और इमोशन के बजाय लॉजिक फॉलो करो तो आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। वैसे भी, अमेरिकन बिजनेस इज गोइंग टू डू फाइन ओवर टाइम, सो जस्ट कीप बाइंग, जैसा बफेट खुद कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने कौन सा आइडिया या एनालॉजी सबसे इंटरेस्टिंग पाया। हैप्पी इन्वेस्टिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।